खुशामदीद नाजरीन और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब बारी है हमारी रमज़ान घराना की। तो नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट को पसंदीदगी के लिए और इसको इंतहाई हद तक जिस अंदाज़ में आपने तजावीज़ हमें पेश की हैं इस सेगमेंट को शुरू करने की और इसकी पजीराई जो फरमाई है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को इतनी बारीक बीनी से देखते हैं और हमें पसंद भी करते हैं और अपनी तजावीज़ से भी नवाजते हैं। तो आज की रमज़ान घराना हमारे दरमियान जो शख्सियत और जो घराने मौजूद हैं वो अपनी नौइयत का एक खूबरू घराना कहूँगा और नो डाउट अपने अपने शोबे के जो भी काम मिला इन्हें, जो भी ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं उसको किस अंदाज से निभा रहे हैं, इसकी गुफ्तगू हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी हमेशा की तरह हमारे वो अहबाब जिनके तवस्सुस से ये सारी रमज़ान ट्रांसमिशन आपके टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच रही है, उनका शुक्रिया अदा करना बेइंतहा ज़रूरी है। तो हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स के हम की दिल की गहराइयों से मशकूर हैं जिन्होंने इस रमज़ान ट्रांसमिशन को, रब की नेमत रमज़ान को आप सब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। तो जी, बात हो रही थी रमज़ान घराना की। तो आज के घराने में हमारे साथ जो मौजूद हैं सरपरस्त हैं इस घराने के, और सरपरस्त सिर्फ इस घराने की नहीं है, इन्होंने सरपरस्ती फरमाई है बेशुमार जगहों पर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की और एज एन ऑर्गेनाइजेशंस की भी। आप डायरेक्टर हैं ACM प्रॉपर्टीज़ के, आपकी गहरी और कल्बी वाबस्तगी और एक मैं कहूँगा फैमिली मेंबर के हैसियत से HMR वाटर फ्रंट के साथ आपका यानी कि एक बहुत बड़ा नाम हम कहेंगे, ये दोनों ही नाम अपनी नौइयत के मुनफरिद नाम, इन दोनों से गहरी वाबस्तगी तो आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे कि मेन और कुलीदी किरदार अदा करते हैं। परदेसी फैमिलीज़ के साथ इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है जो कि न सिर्फ शहर कराची या कम्यूनिटी बल्कि वतन अजीज़ के वो नाम हैं परदेसी फैमिली का। अगर मैं जिक्र करूँ कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंसानी खिदमत और मुआशी खिदमत में, समाजी और कारोबारी शख्सियत में किसी तौर भी पीछे नहीं रहते, महफिल की जान समझे जाते हैं। शायद ये बहुत कम तारुफ है जो मैं इनकी शख्सियत के लिए करने जा रहा हूँ। मोहतरम इरफान मेमन है आज हमारे साथ। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप आएँ और घराने के साथ आएँ, तो आज आपने ये हमें एजाज़ बख्श दिया कि आज आप हमारे घराने का हिस्सा बने हैं। बिलीव करें अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब आपके देखने वालों को, और जो आप मोहब्बत और प्यार से हमेशा, जैसे आपने मेरा इंट्रो दिया, देखें ज़िंदगी तो हम सब ने गुजारनी है और अब रमज़ान के महीने में आज माशाल्लाह से रमज़ान गुज़र गई पता ही नहीं चला। और आप ये देखें वक्त गुज़र रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त के साथ साथ हमें हमारे दरमियान जो लोग हैं, आप जिससे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग, ये जो मोहब्बत का रिश्ता है ना, मैं समझता हूँ कि यही हमें साथ लेके जाएगा। इसी को स्ट्रेंथ करना है, इसी को मजबूत करना है। और जी हाँ बिल्कुल, और बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा सीखता हूँ मोहतरम इरफान भाई की इस दानिशवराना गुफ्तगू से, और कई चैनल्स पे मैं इन्हें सुनते रहते हैं। ख़ुद मेरे चैनल्स पर भी वो कई मरतबा आए हैं और हमें कई मुफीद दानिशवराना मशवरों से नवाजा भी है। इनके साथ इनकी शरीक हयात तशरीफ़ फरमा है। 16 साल पुराना कपल है, लेकिन आज भी अगर इनको देखें तो जिस अंदाज से ये मिलते हैं, जिस अंदाज से ये गुफ्तगू करते हैं, शायद लगता है कि कल ही की बात हो। ये 16 साल कैसे गुजर जाते हैं ये पता नहीं चलता। बेसिकली हाउस वाइफ हैं और इन्हें फ़ख्र है इस बात पर कि ये हाउस वाइफ हैं और अपने बच्चों की निगहदाश्त के साथ साथ अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश कर रही हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ एक अरसे से रखती हैं, अब इन्हें मौका मिल रहा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ें। यकीन तौर पर पूछेंगे इनसे। मोहतरमा शुमाइला इरफान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बड़ी ख्वाहिश थी इरफान भाई से, खुसूसी तौर पे हमने फरमाइश की थी कि आप अगर हिस्सा बनेंगे तो घराने के साथ बनेंगे, और आज हमें यह मौका मिल गया। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आपका माशाल्लाह शो भी हम देखते हैं, बहुत अच्छा है आपका शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी तीसरी मेहमान, ये हमारे इस घराने का पहला एपिसोड है जिसमें एक तीसरा मेहमान भी इस घराने का हिस्सा बना है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आज इनकी रोज़ा कुशाई भी है, और जब कोई बच्ची या बच्चा 6 साल की उम्र में पहले रोज़े की तकमील करता है तो ये हम सब के लिए, इस फैमिली के लिए तो होता ही है, हम सब के लिए भी इंतहाई खुशी की बात है। तो हमारे साथ हैं इनाया इरफान। अस्सलाम वालेकुम इनाया।
बहुत शुक्रिया इनाया, आज हमारे साथ आप मौजूद हैं और आज आपकी रोज़ा कुशाई है और हमें खुशी हो रही है कि आपका पहला रोज़ा यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ खुलने वाला है। तो बताइए इनाया, सबसे पहले आज के रोज़े में कोई बहुत ज़्यादा आपको अब तक तकलीफ़ तो नहीं हुई है? कोई भूख प्यास तो नहीं सता रही आपको? क्या बात है। और ये रोज़ा आपने खुद से, आपका तो दिल चाह रहा होगा बच्चों का रोज़ा चले कि रोज़ ही रोज़ा रखें, लेकिन नो डाउट आपकी एज और आपकी जो हेल्थ है, सेहत है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि जितना कर सकते हो बच्चों के लिए आदत डालो। तो रोज़े में पहले तो ये बताइए, सहरी में क्या मामा ने आपके लिए ऐसा स्पेशल बनाया था कि अब तक ना आपको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है? आलू चावल। अरे आलू चावल, क्या बात है, ये मेरी भी पसंदीदा डिशों में से एक डिश है और हमारी अम्मी ने भी हमें आलू चावल बहुत खिलाए हैं। और आलू चावल खाने से बंदा फैट नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप मुझे देख सकते हैं, बचपन से मैं आलू चावल खा रहा हूँ। अब इनाया, इफ्तार का वक्त भी होने वाला है। अम्मी अबू से बात करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा, इनाया का इंटरव्यू कम से कम पूरा हो जाना चाहिए, आज पहला रोज़ा है। तो अब इफ्तार की क्या तैयारी, क्या फरमाइश की है आपने अम्मी से कि अब आज इफ्तार पे ये होना चाहिए? चिकन स्टिक। ओह गुड, चिकन स्टिक की फरमाइश की है आपने। और कौन सी क्लास में पढ़ती है इनाया? KG2 A में। और आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन से हैं मैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में भी और टीचर भी वो अच्छी लगती हैं आपको? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स? उर्दू, यस उर्दू। तो हमारी तरह इनकी उर्दू भी बेहतर होने की, क्योंकि एक मेमन की उर्दू का बेहतर होना भी एक संग मील हुआ करता है। और ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक और अच्छी उर्दू नरेटर हमें मिलने वाली। बड़ी होके क्या बनोगी? डॉक्टर बनोगी, मरीजों का इलाज करेंगी इनाया, या जहाज़ उड़ाने का प्लान है? ओए भाई जहाज़, क्योंकि मैंने पहले से पूछा तो मैंने कहा बजाय ये कि एक ऑप्शन इन्हें दूं कि दोनों में से कौन सी चीज़ तो अब तक कायम है इनाया कि वो जहाज़ उड़ाने का इरादा रखती हैं। विश यू बेस्ट लक बेटा। इस रमज़ान की बरकत से आज आपने हमारे चैनल पे जिस ख्वाहिश का इज़हार किया है, हमारी दुआएं हैं कि ये इसी अंदाज से आगे बढ़ें और आप आगे जाके जब हमारे सामने इसी स्टूडियो में आइंदा आने वाली 10, 12, 15 साल के बाद बैठी हों तो एज एन पायलट बैठी हुई हों, ये हमारी खुशी है। इरफान भाई आपसे आगाज़ करूँगा जी। और क्या माशाल्लाह बच्चों की तरबियत नज़र आता है आप दोनों की ज़िंदगी का, और माँ बाप की ज़िंदगी का महवर तो ये बच्चे ही हुआ करते हैं। शायद इससे बेहतर कोई खुशी हो नहीं सकती किसी भी माँ बाप के लिए। माशाल्लाह 4 बेटियाँ आपकी, 1 बेटा। पहले तो आगाज़ करूँगा कि इरफान, ये शादी पसंद की थी, अरेंज थी, वेल अरेंज थी, या बाद में अरेंज हो गई? अल्ताफ़ भाई, मैंने ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र से बिज़नेस के अंदर अपने आप को बिज़ी कर दिया था। जी जी। तो मुझे इन चीज़ों के लिए बहुत वक्त कम मिला। जी जी बिल्कुल। तो वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ये अंदाज़ा भी हुआ कि अब शादी करनी चाहिए। तो फैमिली का प्रेशर आता गया, मगर मेरा ये अरेंज मैरिज हुआ और मैं आज बहुत लकी हूँ, खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि एक ऐसी फैमिली से माशाल्लाह से मेरा रिश्ता जुड़ा कि जो आज मेरे दुख सुख के साथी बने। और आज ये जो बोनस सारे आप देख रहे हैं, 5 बच्चों के साथ लाइफ को आगे लेके चलना माँ के लिए बाप से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको किस तरीके से उसकी नशोनुमा करनी है, उनको कैसे। देखें अल्ताफ़ भाई, हम अपने बड़ों से जो सीखे हैं वो आज तक हमें याद है। आज भी हम कोई ऐसी चीज़ या गलत बात करते हैं या कोई गलत चीज़ करते हैं तो वो सामने नज़र आते हैं और उनकी वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, क्योंकि हमारा दौर बड़ा सादा था। आज का दौर डिजिटल का दौर है, हर बच्चे के हाथ में गैजेट लेके पैदा हुआ, वो आईपैड और एंड्रॉयड की जो है वो ज़माना आ चुका है। मगर ऐसे हालात में भी मेमन फैमिली से मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले थोड़ी सी इब्तिदाई बड़े नशीब व फराज ज़िंदगी में गुजरते हैं और आज जो इरफान ACM प्रॉपर्टीज़ के डायरेक्टर नज़र आते हैं, आज HMR के साथ इनका कलीदी किरदार है। ये इरफान कभी ख़ुद भी छोटा रहा होगा, बड़े नशीब व फराज देखे होंगे। आप अपनी लाइफ का कुछ इब्तिदाई ज़िंदगी किन गलियों में गुजरी है, कैसे गुजरी है? आज इतना वेल स्पोकन इरफान मेमन जो है, जो शायद अच्छों को की बोलती बंद कर देता है, वो जो है वो कैसे नशनुमा पाता है, कैसे ये टैलेंट जो है बंदा अपने अंदर पैदा करता है? दुनिया का कोई मौजू हो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दुनिया के किसी मौजू पे बात कर लें, आप पहाड़ों से लेके समंदर की गहराइयों तक की कोई बात करना चाहें, आप सियासत से लेके मईशत तक कोई बात करना चाहें, इरफान जो है वो आपको इतनी नॉलेज यकीनी तौर पर पढ़ने, सुनने और किसी को सुनने से ही आ सकती है।
अल्ताफ़ भाई, आपके जवाब में यही कहूँगा कि कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजर गई, यूं ही जिंदगी के सारे सितम सहे, कभी नींद में तो कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबां उठी, बस यूं ही नजर झुका के गुजर गए। क्या बात है, क्या बात। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जिंदगी आसान है उसके लिए जिसने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। देखिए, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक होती है नज़र, दूसरी होती है खबर, फिर तीसरी चीज़ होती है सब्र। ये जो नज़र, खबर और सब्र का जो ज़िंदगी में हमारा जो एक बहुत गहरा नाता है, मेरे ख्याल से देखें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ख्वाहिश करें और हमें मिल जाए। ये बहुत कम होता है कि हम जो कुछ ख्वाहिश करें वो हमें मिल जाए। मैं बहुत ही अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे अल्लाह ने जो हमने अल्लाह से मांगा उससे अल्लाह ने बढ़कर दिया। अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। आपने स्ट्रगल लाइफ की बात की, अल्ताफ़ भाई मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही एक्टिव रहा। पापा वॉज अ मेंबर ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज, मेरे अंकल MH इस्माइल ही वॉज अ मेंबर ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज। मगर पापा की जो जो हमें टीचिंग उन्होंने की, हमें टीच किया उन्होंने, लर्निंग इनका जो स्किल्स था, वो इनकी जो थॉट थी वो ये थी कि सेल्फ मेड आदमी बने। तो उन्होंने मुझे बचपन से ही एक सेल्फ मेड की तरफ आगे, और हमने भी वही एक लेगेसी होती है, DNA। ये जो DNA होता है, लोग कहते हैं कि आपके बड़े चले जाते हैं, मैं कहता हूँ आपके बड़े कभी भी नहीं जाते, वो आपके DNA में मौजूद है, खून का हिस्सा रहता है। और आप यकीन करें या ना करें, आई फील सो प्राउड कि मैं अपने पापा के साथ मैंने इतना सीखा है उनके साथ। उन्होंने हमेशा हमें नीचे झुकाता हुआ ज़मीन पे दिखाया कि ज़मीन देखो, यानी कि अच्छी तरह मांझा जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, पॉलिश किया। वो ये कहते हैं, उनका ये कहना था कि अकल एक ऐसी चीज़ है जो आ जाए ना तो बचपन में झूलों में आ जाती है, और अगर ना आए तो कब्र तक नहीं आती। सही बात। इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिशात लिमिटेड रखनी चाहिए। जैसे आपने परदेसी ग्रुप की एक बात की, मैं यहाँ पे फरहान परदेसी की बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे हाजी रफ़ीक परदेसी, हमारे सिंबल जो इस वक्त HMR के हमारे सारी विज़न जो है वो उन्हीं का विज़न है। और उसके बाद जो हसनैन की एक लेगेसी जो वो लेके आगे बढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है वो बच्चा, और बहुत ही उसने सबको एक हाथ खोल के सबको वेलकम किया है। और ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इससे कोई मगर आप ये देखें कि इनकी लेगेसी देखें, आप फरहान भाई को देखें, हाजी साहब को देखें, क्योंकि बड़ों से लेगेसी देखें ना। आप हाजी साहब की लेगेसी को देखें, सॉफ्ट है, बहुत खुले दिल से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। इसी तरीके से इनके बच्चों में आप फरहान भाई में देखें, आप हसनैन में देखें, आप हमज़ा में देखें, उज़ैर, उमैर, ये एक पूरी टीम है, ये एक पूरा नेटवर्क है परदेसी। और इस नेटवर्क को वो लेके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। देखें, मैं आपको सलामत रखे इनको। और ये मैंने कहा ना कि इरफान भाई जब बोलने पे आएंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा, ये ऐसे रुकेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि इनके साथ इनके शरीक सफ़र है, असल में बोलना आज मुझे सुनना जो है वो मोहतरमा शुमाइला इरफान को सुनना है। वहाँ भी सबसे पहले तो वेलकम हमारे आज के इस स्टूडियो में एक बार फिर। 16 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता, एक दूसरे को पहचानने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नमाज से नवाजा। 4 बेटियाँ, 4 जन्नत के दरवाजे कहते हैं कि आप लोगों के लिए खुले हैं, और ये कोई कम अरसा नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगा, इस 16 साल के अरसे में मैंने ये देखा है हमारी मेमन कम्युनिटी में ख़ास तौर पे कि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जो है ज़्यादातर, और ये क्रेडिट आपको वैसे ही मिल गया, एक हाउसवाइफ और एजुकेशन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो माँ पर डाल दी जाती है, और ये ऐसे बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अदा भी करती है। शायद सम टाइम मुझे तो एक हमारे गेस्ट ने यहाँ तक भी कहा कि मुझे सम टाइम पता नहीं होता था कि मेरी ये बच्ची या ये बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, सम टाइम पूछना पड़ता है उसे भी। तो ये जिम्मेदारी को इतनी खूबसूरती से माँ जो अदा करती है, इसके पीछे क्या, मैं कहता हूँ क्या राज होता है इसके पीछे? जैसे इन्होंने कहा ना कि ये एक DNA है जो इनके फादर से इनको ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये जो है ये मेरी मदर से मुझे मिला। क्या बात। वो जितना वेल फोकस थी, वो जितना पंक्चुअल थी, वो जितना सीरियस थी हमारी एजुकेशन को लेके। अब यहाँ जो हाफ रोल है वो इनका है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को लेके ही इतने एजुकेटेड वेल प्लान किया हुआ है कि आपको भी इस पे फोकस करना है। और इनकी भी एक आदत है कि ये बार बार खबर लेते रहते हैं
देन फर्स्ट चाइल्ड इज व्हाट डूइंग, सेकंड चाइल्ड क्या कर रहा है, अवेयर जी, रहते हैं वो, जी aware बिल्कुल रहते हैं। अवेयर रहते हैं। और जब बच्चे अप्रिशिएटेड रिजल्ट लेके आते हैं तो ही इज द वन वेरी हैप्पी ओ, क्या कि बात। अप्रिशिएशन गिफ्ट भी मिलना Celebrations। चाहिए। यस श्योर, सेलिब्रेशन में इरफान मेमन इज द बेस्ट। ये हमें नजर भी आता है। अ ट्रू फ्रेंड। और माशाल्लाह बच्चों का बड़ा दिन हो छोटा दिन हो, ये सबसे पहले वेल प्लान करके हर जगह पे माशाल्लाह इसमें। और माशाल्लाह बेटियों के साथ जो इनका कनेक्शन है वो बहुत ही, जैसे ये अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसी तरीके से बेटियों से भी बहुत ज़्यादा। जब बोल दिया इन्होंने तो ख़त्म, आपने ये करना ही है, ये मुझे ऑर्डर आ जाता है। तो मेरी माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और मेरी जो सेकंड डॉटर है वो तो इतनी एक्साइटेड होती है बाबा को अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। बाबा yes। मैंने 98% ली, 96% ली, शी इज़ द वन। वो बहुत हैप्पी हो जाती है बाबा की अंदर ही एप्रिसिएशन से। कंपटीशन है क्या ना बात। बच्चों हाँ, में, जी, बच्चों में बिल्कुल। In-house competition इन हाउस चल रहा है। कंपटीशन हाँ, ये मैंने क्रिएट किया इस है। इन हाउस कंपटीशन के लिए मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू दिलचस्प मोड़ पर है कि इस पूरे घराने की जो मैं तो समझता हूँ कि नॉर्मली लोग सरप्रस्त कहते हैं मर्द को, लेकिन मेरा ख्याल है अगर सही मानों में देखा जाए तो Yes, सरप्रस्त जो है वो औरत हुआ Yes, करती है। agreed। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल जिम्मेदारियां जरूर होती हैं मर्द के ऊपर, लेकिन इस पूरे घराने को लेके चलने वाली मैं तो कह रहा हूँ बच्चों की अपब्रिंगिंग और एजुकेशन से बढ़कर क्या सरप्रस्ती हो सकती है, वो ये जिम्मेदारी माँ अदा करती है। तो थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर के शुमाइला भाभी से एक बार फिर पूछते हैं कि इरफान के अंदर वो जज्बात पैदा करने के लिए खाना कुकिंग से आगे बढ़ी हैं या अपने और किसी टैलेंट को भी उन्होंने बुरुए काल लाए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल का ये अरसा इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ गुजर रहा है। हमारे साथ रहिएगा, रमज़ान घराना में अभी बहुत कुछ बाकी है। खुशामदीद एक बार फिर रमज़ान घराना में। और मैंने आपसे कहा था कि खूबरू घराना आज हमारे दरमियान मौजूद है एक छोटी सी गुड़िया के साथ, जिसकी आज रोज़ा कुशाई भी थी, इनाया इरफान की, और इरफान मेमन और शुमाइला इरफान से हमारी गुफ्तगू जारी थी। लेकिन मैं आगाज़ वहीं से करूँगा शुमाइला इरफान से। भाभी, मैंने प्रोग्राम के वक्फे पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि कुकिंग बड़ा सब्जेक्टिव रोल होता है औरत का, घर की औरत का, और जिस उम्र में आपकी शादी हुई होगी यकीन तौर पे उस उम्र में उमूमन लोग सोचते हैं कि यार खाना जो है वो अच्छा खाया जाए, लेकिन उसको बनाना आता है नहीं आता। और ऐसी हमारी मेहमानें कह चुकी हैं कई मरतबा कि वेल सपोर्टिव जब इन लॉज मिल जाते हैं तो ये सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। फिर आज शुमाइला इरफान कितना अच्छा बनाती हैं तो मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि किचन का रोल आपने एज एन कुक कैसे आगे बढ़ाया और क्या था उस वक्त जब 16 साल पुरानी बात और फिर आज? देखें, जैसे हमारी मेमन कम्युनिटी में होता है कि शादी से पहले ही आप वेल ट्रेंड हो जाते हैं, चाहे आप छोटी एज के क्यों ना हो। तो ऐसा ही था। फिर जो टच था जो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है वो टच मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया। क्या बात? आई न्यू इट हाउ टू कुक। तो उन्होंने जो टच दिया, फिर इसके बाद जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे खाने के फ़ैन हो गए। वो है क्या बात? वो कहीं भी जाएं आके खाना घर पे ही खाते हैं। क्या बात भाई खाना खाएंगे। मम्मा की रेसिपी जब ये आई शादी के बाद पहली बार, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पहली ख्वाहिश क्या है। तो मैंने उनको पहली ख्वाहिश मेरी यही बताई कि मैं मम्मी के खाने का आदी हूँ और मैं बाहर का खाना नहीं खाता इतना, और मेरी मम्मी के हाथों के खाने का मुझे इतनी पता है कि अगर कोई और बनाए और वो कहे कि मैंने बनाया नहीं मम्मी ने बनाया तो मैं पहचान जाऊँगा। क्या बात? उनकी रेसिपी एक अलग थी। इन्होंने कुदरत की ये कमाल है कि इन्होंने कंप्लीट कॉपी की है उसको, 100% कॉपी। चाइना कॉपी नहीं चाइना कॉपी नहीं है, 100%। आपने जब जिक्र किया ना मम्मी का, माँ का जिक्र किया, तो घर का जो माहौल है ना वो माँ से होता है। हम देखें, हमने शरारतें भी की, हमने प्रॉब्लम्स भी की ज़िंदगी में, मगर उस पर जो चादर चढ़ा के रखी वो माँ ने, वो आज भी चढ़ी हुई है। और आज भी हमें तनकीद तामीरी होती है, डांट पड़ती है कभी कभी, मगर इस्लाही डांट पड़ती है। और पेरेंट्स का किरदार इरफान अगर फ्रेंडली हो, आप ये समझते हैं कि ये लाइफ जो है वो कितनी आसान हो जाया करती है? नहीं अल्ताफ भाई, इनके बगैर लाइफ ही नहीं है, इनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है।
कोई नेमुल ये वाहिद रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप ये देखें कि हम नफसा नफसी के दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। इन तमाम चैलेंजेस में फैमिली के बड़े बड़े चैलेंजेस भी शामिल हैं। आप देखें कि इनको ग्रूम करना है, इसी मुआशरे के अंदर ग्रूम करना है। इस मुआशरे के जो चैलेंजेस हैं उसको हम देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो हमारी जो लेगेसी, फैमिली लेगेसी है, वालदा की, वालिद की, बहनों की, भाइयों की, ये लेगेसी जो है ना, ये गुलदस्ता है। सर ये जो दौड़ लगी हुई है, मैं आज भी इनको आपकी दानिशवराना जिंदगी में, जी प्लीज मैं आज भी इन लोगों को डाइनिंग टेबल पे बैठ के मेमनी सिखाता हूँ। इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते हैं ये लोग, बच्चे आजकल के, सही है ना, मगर मैंने इनको ये ट्रेंड सेट किया कि भाई मेमनी ज़बान आपको आनी इतनी ही ज़रूरी है, क्या बात है, कि जितनी आपको अपनी इंग्लिश और अपनी दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में ज़बानें चाहिए। तो आज मैं इनके डिनर की टेबल पे बैठ के इनसे मेमनी में, यानी कि डिनर हमारा मेमनी ज़बान में होता है। क्या बात है, ये सेट है, ये रूटीन देख रहे हैं आप। ये रूटीन कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये एक दानिश्वरी कर सकता है कि अगर इनको मेमन रखना है या मेमन का लेवल, क्योंकि मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ कि पांजी जुबान आए तो पायूं पांजी मथे ते नहीं लिखे लोग पा मेमणियों पा बोलू था मेमणी तदेज खबर पोई थी कि पा मेमणियों। ऑफ कोर्स आई फील सो प्राउड यार। आप ये देखें, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप, मेरा नाम इरफान मेमन है, इरफान की कोई हैसियत नहीं, मगर जब इसके आगे मेमन लग जाता है अल्ताफ भाई, तो फिर उसके बाद इसकी बात ही चेंज हो जाती है। आप देखें कि ये इतनी बड़ी लेगेसी है, इस लेगेसी को हमें हमारे बड़ों ने दी है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस लेगेसी को बनाने के लिए। अब हम छोटी मोटी जब गलतियाँ करते हैं तो हमें एक दूसरे को हम तनकीद करते हैं कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े अगर होते तो आज हमें पता नहीं क्या कुछ करते। तो बड़ी सख्त वो थे, और वो सख्ती आज याद आती है कि वो सख्ती अगर ना होती तो आज हम अपने बच्चों को वही लेगेसी ना दे रहे होते। तो अल्ताफ भाई, इनके बगैर दुनिया में हर रिश्ता है, मैंने देखा हर रिश्ता, मगर जो माँ और बाप का रिश्ता है, और हमने अक्सर देखा है कि हम मेमन लोग तो खैर स्पेशली मैं कहूँगा हम माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, मगर बाप का रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मेरे वालिद साहब मेरे पास से चले गए, फिर मुझे पता चला कि यार क्या बाप का आसमान उठ जाता, क्या मतलब वो इतनी बड़ी ताकत थे कि बड़े बड़े फैसले मैं कर लेता था, और उनके जाने के बाद अब मैं बहुत सोच के फैसला करता हूँ, और अब मुझे समझ आई कि वो मुझे क्यों रोकते थे। साहिबान होता है नाज़रीन कराम, बाप जो है, माँ बाप जो हैं, बाप तो ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये साहिबान हो जाता है, और जिस वक्त आपको ये ख़बर मिलती है कि आज के बाद वो आपके साथ नहीं होते हैं, आसमान उठ जाता है आपके सर से, कुछ ऐसा ही महसूस होता है। और अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को तादेर और कायम तादेर हमारे इनका साया हम पर कायम रखे, और अगर आज वो हमें मौजूद नहीं है तो वो अपनी उस ज़िंदगी में भी हमें भी अपने जज्बात में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे, हमें भी इनकी अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। इरफान, फैमिली से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वतन अज़ीज़ की मौजूदा सूरत हाल, तो खैर आप सियासी सूरत हाल में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो पोटेंशियल है वो ज़ाया हो रहा है। मतलब हमारा मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नहीं नवाजा, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर देखा जाए तो हमारे पास दरियाओं से लेके, पहाड़ों से लेके, रेगिस्तानों से लेके, लेकिन आज हम गैस और बिजली जैसी बिल्कुल इनिशियल ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ ले जा रहा है ये सब हमें? देखिए अल्ताफ भाई, मेरी बात सुने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा इजी है। 2 और 2 4 में हम जो बचपन में पढ़ते थे, ये 2 और 2 4 की कहानी है। हमारे इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर मौसम आप देख लें, इस मौसम के साथ साथ आप इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने नीचे ज़मीन के नीचे भी आपको मादनियात से माला माल रखा हुआ है, और आपको ऊपर एक आपका जो 50% टैलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर है। इस मुल्क के अंदर अगर ये टैलेंट आ जाए तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। पाकिस्तान को यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, वही 3 लफ्ज़ चाहिए। रोटी कपड़ा मकान हो गया, वोट को इज़्ज़त दे दी, कितनी इज़्ज़त दी हम सब ने देखा। मैं यहाँ पे यही कहूँगा, कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यही उम्र सारी गुजर गई, यूं ही ज़िंदगी के सारे सितम सहे। कभी सो गए, कभी सो के, कभी होश में, कभी सो के, कभी होश में। तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नज़र उठी ना ज़बां उठी, बस यूं ही सर झुका के गुजर गए। तो आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमें नहीं पता। हमें सब पता है कि ये जो चीज़ें आज माजी में जो अभी
अर्ली आप देखें कि इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शन तो नहीं थे, ये सिलेक्शन थे। मैं आज आपके इस प्रोग्राम की इस हैसियत से मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हमारे इस टैलेंट को प्रमोट करने की। इस मुल्क का जो टैलेंट है वो बिज़नेस कम्युनिटी है। इस बिज़नेस कम्युनिटी को अगर फैसिलिटेट कर दिया जाए तो पाकिस्तान बनाने से लेके आज तक ये जो कुर्बानियाँ दी हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी ने दी है। और ये जो लास्ट 7, 8, 10 साल जो गुजरे हैं हमारे, मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ साहब के जाने के बाद से लेके आज तक ये 15 साल का टेन्योर आप देख लें तो इसमें 3 हुकूमतें आई। इन तीनों हुकूमतों ने डिलीवर करने में वो नाकाम रहे क्योंकि इनके पास विजन नहीं था। जिनके पास विजन था उनके पास मिशन नहीं था, जिनके पास मिशन था उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी, जिनके पास ये तीनों था उसके पास रोड मैप नहीं था। तो आज हम इस लेगेसी को याद कर रहे हैं जो कायदे आज़म ने जाते वक्त कही थी कि कोई भी हमारे इस मुल्क को अंडू नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे मुल्क का टैलेंट, इतना टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, सिर्फ इसको हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। देखें आपकी शक्ल में, आप देखें कि मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा अली गोडिल का, मिसालें हैं ना। देखें हमारे पास इस बच्चे ने आज से अगर 5 साल पहले आप अली गोडिल को देखें तो उसने एक छोटे से तरीके से काम शुरू किया था। आज आपके चैनल पे आप जैसे सीनियर एंकर में तो आपकी बड़ी ही फॉलो करता हूँ आपको, और मुझे इतना प्राउड होता है कि हमारे मेमनों में अब इस किस्म के जो बोलने वाले लोग, तर्जुमानी कौन करेगा हमारी, कौन आप लोग करोगे, मैं करूंगा, अली करेगा, आप कल आने वाले हमारा फ्यूचर दुनिया को बताना है कि इस कम्युनिटी के अंदर भी वो सब आज आप देखिए, आपने परदेसी की बात की, ये एक परदेसी फैमिली नहीं है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, एक फैमिली। तो ऐसी कितनी फैमिलियां पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। आज आपने पहली बार आपने देखा कि ये जो निगरां हुकूमत आई, इस निगरां हुकूमत के अंदर आपका जो वज़ीर तिजारत था, आपके जो वो थे आपके पंजाब से क्या नाम है उनका, बहुत अच्छा नाम है, मैं नाम गौहर एजाज साहब ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बताया कि 82 अरब डॉलर की सिर्फ हम पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 82 अरब डॉलर, 82 अरब डॉलर्स की आप सिर्फ टेक्सटाइल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2-3 अरब 4 अरब के लिए IMF के सामने झुक रहे हो। जी जनाब। दूसरी बात आपको बताऊं कि इसके अलावा पाकिस्तान की ये जो टेक्सटाइल और ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन से हम जो हमारा वाबस्तगी है, इसके पीछे 72 इंडस्ट्रीज़ हैं। 72 इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल में और 72 इंडस्ट्री आप ले लें कंस्ट्रक्शन के शोबे में। ये 72 इंडस्ट्रीज के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपने टेक्सटाइल को बूस्टअप दिया तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपने कंस्ट्रक्शन को बूस्टअप दिया तो आपकी बेरोजगारी खत्म होगी। मुल्क में पहली बार आप ये रेशो चेक कर लीजिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 25% का रेशो इस वक्त नए वो लोग हैं जो स्नेचिंग कर रहे हैं, वो मजबूर हो चुके हैं क्योंकि रियासत नाकाम हो चुकी है। जब आपकी रियाज आप देखें ना, आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि गवर्नर NGOs चलाते हुए? तो मैंने देखे थे, पहली बार NGOs गवर्नर को चला रहे हैं। आपने ये रिकॉर्ड मैंने पहली बार देखा है। मैं कामरान भाई का बहुत शिदाई हूँ, मगर उन्होंने उन लोगों को पहले टारगेट किया कि जो कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, और उनको वो फैसिलिटेट करके उनको उन्होंने प्रमोट किया ताकि कम से कम इब्तिदाई हंगामी तौर पे जो ज़रूरियात है वो तो पूरी की जा सके। यही हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी को आपको आगे, अब आप उसको देखें ना कि तनकीद होती है। देखिए कोई भी काम आप करने जाएंगे ना, तनकीद जब होना शुरू हो जाए ना, तो आप ये बात समझ लो कि आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए। क्या बात है। और उस तनकीद को देखो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लें, क्योंकि तनकीद उन्हीं के बारे में की जाती है जिनसे तकलीफें हों, और उन तकलीफ़ों की वजह से उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। नाज़रीन, ये अहम तरीन पॉइंट पर जो मैं 1 मिनट के लिए इरफान भाई को इसलिए रोकूंगा कि वाकई आज का मुआशरा, ख़ास तौर पे मैं वेस्ट को छोड़ के अगर ईस्ट के इस मुआशरे को देखूँ ना, यहाँ पर जब भी आप पे उंगलियाँ उठना शुरू हुए तो शायद अपने आप को आप रिलैक्स समझिएगा कि आपकी डायरेक्शन सही है, और यही वो इम्तिहान है जिसमें आप सुरखरू हो चुके हैं। थोड़ी सी बात में जो है ना, यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी आऊँगा कि किचन तक ही हम रुक गए थे शुमाइला भाभी की। मुझे ये बताइए कि एक हाउस वाइफ के साथ साथ शौक़ बहुत सारे बच्चियों के अंदर भी होते हैं। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जब वक्फे में हम थे तो आपने कहा कि कुछ थोड़ा सा फैशन डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा शौक़ आपको एक अरसे से रहा। पहले तो ये बताइए कि शौक़ कब जन्म लिया उस शौक़ ने,
और क्यों अब तक दबा रहा, और अब क्यों दोबारा से आपने कोशिश की है कि 16 साल के बाद जब बच्चे अब थोड़े से अपब्रिंगिंग हो गए हैं, अपने अपने स्कूलों में रूटीन के साथ जाने लगे हैं, तो अब आपको मौका मिला है, वक्त मिल रहा है आपको, पहले तो ये बताइए शौक़ कब पैदा हुआ और फिर क्यों रुका रहा अब तक? जो आर्ट के साथ जो लगाव है, जो पैशन है, वो तब से जब स्कूल लाइफ थी। क्या बात। फिर इसके बाद आईकॉम कंप्लीट करने के बाद कब पता चला कि आपको आर्ट से, यानी कब आपको आपकी टीचर से थपकी मिली कि यार तुम तो आर्ट में आउट क्लास बच्चियां या साथ ही आपकी स्टूडेंट्स होती हैं? ये जो आर्ट का जो आप कह रहे हैं ना शौक है, वो मेरे बाबा से आया। अच्छा। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। जब बहुत छोटे थे तब हमारे जो स्कूल प्रोजेक्ट्स थे और कुछ स्केचिंग हो, जैसे हमारे जो बाबा एक कौम है, कायदे आजम की स्केचिंग हो, अल्लामा इकबाल, एग्जैक्ट वो उनको बनाना, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना, और वो फिर खुद ब खुद ट्रांसफर हो गया। जब ट्रांसफर हुआ वो आर्ट, तो फिर पैशन पर ये ट्रांसफर, एक्चुअली ट्रांसफर भी कहते हैं इसको जीन भी कहते हैं, ये आपके ब्लड का हिस्सा होता है, जिसका जिक्र अभी इरफान ने भी किया। फिर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में अपने प्रैक्टिकल जर्नल्स बनाना, फिर इस तरीके से आर्ट का एक फॉर्म बनता गया। प्रैक्टिकल जर्नल्स अपने ही बनाए या और लोगों की भी बनाए? नहीं, सबके भाई बहनों के, कजन्स के, सब। ये सोशल वर्क का ही एक तरीकाकार होता है कि आपने भाई बहनों के साथ अपने दोस्तों का भी जर्नल बनाना शुरू किया ना, ये आगाज़ सोशल वर्किंग का इन लोगों की जीन में आया है, इसीलिए ये दोनों आपस में अल्लाह ताला ने, जैसे कहते हैं जोड़े आसमान पे बनते हैं, तो ये जोड़ा ज़मीन बना, गुजार तो ज़मीन पे ही रहा है लेकिन बना आसमान में ही है। इसके बाद आईकॉम के बाद जैसे एजुकेशन कंप्लीट तो नहीं हुई थी, लेकिन बस शादी हो गई। फिर इसके बाद वो एक जो हाउस वाइफ की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो रही। इसके बाद वापस से उस शौक को जगाने में मेरे हस्बैंड का बड़ा, क्या बात है, आपको कुछ करना चाहिए। अब आपको जब है आर्ट, जब इतना इंटरेस्ट है, तो आपको कुछ करना चाहिए, आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ें। फिर इन द बाउंड्रीज रहते हुए, बच्चों की टेक केयर करते हुए, मैंने एक होम ऑनलाइन स्टडीज़ करना शुरू की आर्ट में। ऑनलाइन स्टडीज़? जी, मैं अपने 2-3 कोर्सेज पूरे कर चुकी हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी कर चुकी हूँ, और इसी हवाले से मैं काम भी कर रही हूँ। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग में शोना भाभी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये शौक़ तो खैर अब आपने सीखना भी शुरू किया, लेकिन ये जो जीन का पार्ट बन जाती है ना, तो जिस वक्त दर्जी के पास भी, किसी टेलर के पास भी जा रहे होते हैं, तो अपने आइडियाज़ वहाँ शेयर हो रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रही होती है, बेशक अपने हाथ से ना हो रही हों या प्रोफेशनली ना हो रही हों, तो ऐसा ही है। वो एक ऐसा चीज़ है कि आपने एक फैब्रिक देखा और आपको उसके रिलेटेड आइडियाज़ आना शुरू हो गए कि अब इस फैब्रिक को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसका ये पैटर्न बनेगा, इसमें ये डिज़ाइनिंग होगी, इस तरीके से एक खुद ब खुद एक कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। अब तो आने वाले दिनों में हम एक बड़ी अच्छी और नफीस फैशन डिज़ाइनर देख रहे हैं शुमाइला इरफान की सूरत में। विद इरफान मेमन। क्या बात है, इरफान मेमन साहब मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। क्या ये बिजनेस लाइफ पार्टनर, जब बिजनेस पार्टनर बन जाए तो 4 चांद वैसे ही लग जाते हैं। वन भाई, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप वैसे ही महफिलों की जान हुआ करते हैं, जिस अंदाज से आप फैमिली को ग्रूम कर रहे हैं, स्पेस देना अपने लाइफ पार्टनर को, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनली क्योंकि वक्त, हमारा प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर है, आप इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल की तरफ आऊँ, एक सवाल बाकी है। फैमिली के साथ ये अटैचमेंट, मुख्तसर मुझे बताइए कि फैमिली के साथ ये अटैचमेंट और अपनी शरीक हयात को ये स्पेस देने का, अगर कुछ दिल के अंदर ख्वाहिश है ऐसी कि अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जिसके अंदर कुछ करने का अगर जज्बा है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, और ना आप रोकने की कोशिश करें, बल्कि आप उनको फैसिलिटेट कर दें। आप देखें, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में रह के अगर आपको चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं, आपको सिंगल रहना है, आपको 2 रन लेने हैं, आप खेलें। स्काई इज़ ओपन। आपकी लेगेसी आपको लेके चलनी है, और मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका, ना मैं बच्चों को रोकूंगा। ये अपने डिसीज़न खुद लें। देखें, जो डिसीज़न आप खुद लेते हो ना, फिर आप उसको ऑन करते हो। सही बात है। अगर आपने मेरे कहने पे डिसीजन लिया तो आप कहोगे अच्छा किया तो अल्लाह ने किया, और बुरा किया तो इरफान भाई ने फंसा दिया। सही बात है। फैसला तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए, आपकी फैमिली ग्रूम करना, इन 5 बच्चों के साथ उनकी फ्यूचर्स के लिए फैसले करना, नॉट अ ईजी जॉब। ये एक लॉन्ग जर्नी है, और लॉन्ग जर्नी के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करती हैं। देखें, इन्होंने ना सिर्फ मेरा, बच्चों का, और साथ ही साथ इनकी अपनी जो शौक़ और उनके जो पैशंस हैं,
उसको वो लेकर चलती हैं, 5 बच्चों को लेके। वो छठा बच्चा नहीं, मतलब कहते हैं कि 5 ये सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा तो मैं खुद ही हूं। एग्जैक्टली, ये हमारे बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अपनी वालदा का भी बस समझ लो आज तक वही बच्चा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे ही रहते हैं। तो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे, मेरे बड़े मुझे ट्रेन करते हैं, मेरे छोटे मुझे कभी कभी बोलते हैं कि आप इस तरीके से, क्या बात है। तो आपकी जरूरी नहीं है कि आप बड़ों से ही सीखो, ये ज़रूरी नहीं है कि लेसन आपको आपका बड़ा देगा। आज का दौर ऐसा है कि बच्चों को टाइम दो। आज आप बच्चों को टाइम दोगे तो कल वो आपको टाइम देंगे, वरना फिर आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे टाइम नहीं दिया मिला, और फिर बच्चा किसी और राह पर चलने के लिए। तो बच्चों को टाइम देना और क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। फाइनल वर्ड्स इरफान भाई, बड़े नशीब व फराज देखे हैं ज़िंदगी के अंदर, और आपकी लाइफ के थपेड़ों ने आपको आज इस काबिल बनाया है कि आज आप किसी के सामने भी खड़े होते हैं। मैंने आगाज़ में कहा था कि उसकी बोलती बंद कर सकते हैं। मैं जिस अंदाज से हमारे मेमन टीवी की स्ट्रगल है, आपने अभी इसका कुछ थोड़ा सा एक ट्रेलर भी दिया, मैं चाहूँगा कि अपने अल्फाज में कि अली गोडल ने जिस अंदाज से आगाज़ किया, जिस अंदाज से दी मेमन टीवी अब ग्रो कर रहा है, और जो भी हमारे इस गरीब खाने में आता है वो कहता है कि यार क्या कमाल, मतलब क्या कमी क्या रह गई ये सेटेलाइट पे जाने के लिए। तो थोड़ा सा अपने अल्फाज में थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात होगी। अल्ताफ भाई देखिए, कोई भी काम आप करने जाएंगे ना तो उसके अंदर मेहनत तो नेसेसरी है। हम अक्सर कहते हैं कि यार अल्लाह करेगा तो ऐसे हो जाएगा, अल्लाह करेगा तो ये हो जाएगा, मगर अल्लाह ने ग्राउंड के ऊपर आपको कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं, तो वो जिम्मेदारियों को आपको लेके आगे बढ़ना है। आप ये देखें कि आपने अली की बात की, आपने ऐसे अली की तरह बहुत सारे इतने नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल मोड से गुजर रहे हैं। अली को कामयाबी इसलिए मिली कि अली के साथ हर आदमी जुड़ चुका है, और इसकी क्रेडिट मैं अली को दूंगा और उसकी टीम को दूंगा, पूरी टीम को। मगर आप ये देखें कि बहुत से ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो कुछ अली की तरह करना चाह रहा है, मगर उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो इस वक्त वैक्यूम है वो यही है कि हमने हाजी रफ़ीक का, मैं वो यहाँ पे अल्फाज दोहराऊँगा कि वो कहते हैं कि आप लोगों की टांगें खींचना बंद करो और हाथ पकड़ना शुरू कर दो, तो ये मसाइल आपके हल हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अली की तरह बहुत सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है। अगर हमको उस टैलेंट को बचाना है और नए अली गोडल बनाने हैं तो हमें सबको उसके एफर्ट्स, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ कम्युनिटी, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी शुड रियलाइज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सेल्फ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इस मुल्क के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि इस मुल्क के अंदर देखें, इदारों की मैं बात करूंगा, आज आप देखें कि बॉर्डर के ऊपर शहादतें दी जा रही हैं। आज तमाम सियासी जो इस वक्त बड़ी बड़ी ओहदों पे बैठे हुए हैं, मनसब पे वो बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ऐसा कि ये सीटें इनके लिए हमेशा के लिए हैं। कोई हमेशा नहीं रहता। मैं पहली बार ये कहना चाह रहा हूँ आज आपके इस प्रोग्राम के अंदर कि बस कर दो, अब इस मुल्क के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं रही। इस मुल्क के अंदर अब हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं है कि आप नए एक्सपेरिमेंट करें। इस मुल्क को बेहतर तरीके से अगर आगे आपको लेके चलना है तो इसका एक ही हल है, नीयत की हमने पाकिस्तान बनाने की, मुंह हमारा GHQ की तरफ, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान का वाहिद हल है। अगर आप कहते हो कि इदारों को आप बाहर करके, आप उन पे तनकीद करके, आप उनको अलग करके मुल्क को आगे बढ़ा दोगे, ऐसे नहीं हो, मुमकिन नहीं होगा। कुर्बानियाँ दे रहे हैं बॉर्डर पे वो खड़े होके, आपके बच्चे तो एवन फील्ड के अंदर घर बना रहे हैं, आपके बच्चे दुनिया घूम रहे हैं, उनके बच्चे शहादतें दे रहे हैं, और ये नस्ल दर नस्ल शहादतें दी जा रही हैं। तो पाकिस्तान को चलाने के लिए इन सबको एक रूफ के नीचे आना होगा और बिजनेस कम्युनिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाला बिजनेस कम्युनिटी है। आसिफ अली जरदारी फैसला नहीं करेगा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है, इस मुल्क का सिराज कासिम तेली फैसला करेगा कि इस मुल्क को आगे कैसे इस IMF के जुंगल से निकालना है, कैसे आपको लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाना है। ये सिराज कासिम तेली की वो सोच करेगी
कि जिसने पाकिस्तान को बुरे वक्त के अंदर हमेशा वो हरावल दस्ता बन के सामने खड़े रहे। तो पाकिस्तान को बहुत सारे सिराज कासिम तेली चाहिए जिनको विजन के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें बहुत सारे हाजी रफ़ीक परदेसी चाहिए। हमें नौजवानों की क़यादत करते हुए फरहान परदेसी जैसे टैलेंट चाहिए जो खामोश पीछे से रह के इतना कुछ करते हैं कि जितना यूथ के लिए, जितना टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए फरहान भाई की खिदमत है। मैं समझता हूँ कि आप जो लोग जानते हैं वो पहचानते हैं कि कितने खामोशी से सारे काम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि साइलेंट बट नॉट वायलेंट। ज़िंदगी को लेके अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबको एक होना होगा, एक पेज पे आना पड़ेगा। और इदारों की रिस्पेक्ट, आज इदारों को कोई गाली देता है तो वो यहाँ लगती है। तो मेरे ये इदारे हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तुम आए थे, आओगे और आते जाते रहोगे। क्या बात। तो ये मुल्क हम सबका है, हम सबको इसको लेके आगे बढ़ना है और यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बिल्कुल सही, पाकिस्तान फर्स्ट। और हम एक थे तो पाकिस्तान बना था और हम एक रहेंगे तो ही पाकिस्तान बच पाएगा। बस इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा इरफान मेमन साहब का। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस रमज़ान घराने की महफिल बनने के लिए। शुमैला इरफान आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ रहीं। और हमारी नन्ही गुड़िया इनाया जिनका पहला इफ्तार आज होने वाला है, तो इनाया हम आपके साथ इफ्तार करने की कोशिश पूरी करेंगे। नाज़रीन कराम, इस रमज़ान घराने के सेगमेंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह अगले घराने में किसी और घराने के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।